अगले रोज सुबह सवेरे हम ट्रैक्टर ट्रॉली पर गांव से रवाना हो गए। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि प्रेम सिंह की बीवी और एक बेटी भी हमारे साथ थी। एक बूढ़े आदमी को भी सवार करवा लिया गया। मेरे पूछने पर प्रेम सिंह ने कहा, तुम्हें हिफाजत से सरहद पार करवानी है। कल मैं उस तरफ गया था तो रास्ते में एक दो मुश्तबा किस्म के आदमी दिखाई दिए थे। मेरा ख्याल है कि वो सरहद की तरफ जाने वाले रास्तों पर निगाह रखे हुए हैं। अकेला आदमी हो तो किसी किस्म का शुबा हो सकता है। मेरे साथ तो सारा परिवार है, इसलिए किसी को शुबा नहीं होगा। बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा, लेकिन क्या ऐसी सूरत में सरहद पार की जा सकती है? प्रेम सिंह ने कहा, ये जो स्मगलर होते हैं ना, इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। ये अपना बंदोबस्त करके ही चलते हैं। ये सब कुछ मैं भी जानता था, लेकिन उन दिनों यहाँ हालात कुछ मुख्तलिफ थे। मुझे रोकने के लिए रॉ अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही थी। बैला बुरी तरह झुंझलाई हुई थी, इसलिए मुख्तलिफ एजेंसियों की सारी कुव्वतें सर्फ कर दी थी। उसके बावजूद वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी थी। छोटे छोटे गांव देहातों में उसके एजेंट फैले हुए थे और मैं जानता था कि सरहद पार करना आसान नहीं होगा। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम 20-22 मील का फासला तय करके एक छोटे से गांव में पहुंच गए। यहाँ से सरहद सिर्फ 500 गज के फासले पर थी। सरहद तक लहलहाते खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। गेहूं की फसल पकने वाली थी। पौधे इतने ऊंचे थे कि उनमें आसानी से छुपा जा सकता था। हम उस गांव के जिस घर में ठहरे हुए थे वो भी प्रेम सिंह का एक रिश्तेदार ही था, जहां हमारी खूब आओ भगत हुई थी। मुझे प्रेम सिंह ने घर से निकलने से मना कर दिया था। आधी रात के करीब एक आदमी हमें बुलाने के लिए आ गया। मैंने यहाँ आते ही प्रेम सिंह को बाकी 1 लाख रुपए की रकम भी दे दी थी और बसंत कौर को एक बार फिर समझाने की कोशिश की थी कि वो रकम और जेवरात से भरा हुआ थैला रख ले और यहाँ रह जाए, लेकिन वो नहीं मानी। हम दोनों उस आदमी के साथ चल पड़े। गांव से तकरीबन 200 गज दूर पीपल के दरख्तों के एक झुंड में 2 ट्रक खड़े थे। उनके साथ 5-6 आदमी थे जो सबके सब मुसल्लाह थे। हमें एक और आदमी के साथ वहां से दूसरी तरफ रवाना कर दिया गया। गहरी तारीकी थी। हम तीनों खेतों में पगडंडी पर आ गए। हम पीछे चलते रहे। वो आदमी आगे था, मैं उसके पीछे और सबसे आखिर में बसंत कौर थी। एक जगह हम रुक गए। ये इस खेत का आखिरी किनारा था। इससे आगे तकरीबन 50 गज तक की जगह चटियल मैदान की तरह खाली थी। ये एक पूरी पट्टी थी जो दाएं से बाएं चली गई थी। हम गेहूं के पौधों में दुबके बैठे रहे। फिर दाएं तरफ से कहीं बहुत दूर से फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। उस शख्स ने इशारा किया और हम खेतों से निकलकर सामने की तरफ भाग खड़े हुए। मैंने बसंत कौर का हाथ पकड़ रखा था। हम उस खाली जगह पर अभी आधे रास्ते में थे कि बाईं तरफ से एक दौड़ती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, कौन हो? हम दौड़ते रहे। बसंत कौर ठोकर खाकर लड़खड़ाई और उसका हाथ छूट गया। मैं 2-3 गज आगे निकल चुका था और फिर ठीक उस वक्त फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। उसके साथ ही बसंत कौर की चीख भी सुनाई दी। मैं जमीन पर गिर गया। मुड़कर देखा, बसंत कौर को गालिबन कई गोलियां लगी थी। वो बुरी तरह तड़प रही थी। मैंने लपक कर उसके हाथ से थैला पकड़ लिया। गोलियां मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मैं उस शख्स से पीछे जमीन पर सीने के बल रेंगता रहा और फिर उठकर भाग खड़ा हुआ। गोलियां मेरे चारों तरफ बरस रही थी और फिर यूं लगा जैसे मेरी दाईं पिंडली में अंगारे से भर गए हों। मैं लड़खड़ा कर गिरा और फिर उठकर भागने लगा। गोलियां अब भी मेरे चारों तरफ बरस रही थीं, लेकिन इस मर्तबा मैं दूसरी तरफ खेतों में पहुंचने में कामयाब हो गया। खेतों में पहुंचकर भी मैं नहीं रुका और दौड़ता चला गया। फायरिंग तसलसल से हो रही थी। गोलियां मेरे ऊपर और दाएं बाएं से गुजर रही थी। दफतन मुझे यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर शराब से पानी में गिरा। वो तकरीबन 6-7 फुट लंबा चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा था। उसमें पानी भरा हुआ था। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर फिर गड्ढे के किनारे के साथ दुबक कर बैठ गया और किनारे पर लगी झाड़ियां पकड़कर अपने ऊपर खींच ली। ये गड्ढा कुछ देर के लिए मेरे लिए एक अच्छी पनाहगाह साबित हो सकता था। फायरिंग के साथ अब ऐसी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं जैसे 2-3 आदमी खेत में दौड़े आ रहे हों। और फिर एक और चीखती हुई आवाज आई, ज्यादा आगे मत जाओ नरेश, वो लड़की जिंदा है, तुम लोग वापस आ जाओ, पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी वाले आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे ताकुब करने वाले मुझसे आगे निकल चुके थे। उनकी तादाद 2 या 3 थी। उन्होंने खेतों में एक और ब्रस्ट मारा और दौड़ते हुए वापस आने लगे। वो उस खड्ड के किनारे पर से गुजरे थे जहां मैं किनारे पर दुबका हुआ था। अगर हल्की सी रोशनी भी होती तो मैं देख लिया जाता, लेकिन मैंने गहरे नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे और ये कपड़े भी तारीकी का हिस्सा ही बन गए थे। मैं सांस रोक के दुबका रहा
और वो लोग दौड़ते हुए मेरे करीब से गुजर गए। मैं तकरीबन 5 मिनट तक उस गड्ढे में दुबका रहा और फिर आहिस्तगी से बाहर निकल आया। मैं सर से पैर तक पानी में तर हो रहा था। पानी कपड़ों से नुचड़ रहा था। मेरे हाथ में पकड़े हुए थैले में से भी पानी नुचड़ रहा था। मैंने बहुत मोहतात अंदाज में खड़े होकर पीछे की तरफ देखा। तकरीबन 100 गज दूर खाली पट्टी पर 5-6 हयूले दौड़ते हुए नजर आए और फिर दूसरी तरफ खेतों में गायब हो गए। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। मैं सरहद पार करके अपने मुल्क की जमीन में आ गया था। बसंत कौर गोलियां खाकर गिरी थी। मैं तो यही समझा था कि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन बाद में उस चीखती हुई भारी आवाज से इंकिशाफ हुआ था कि वो जिंदा थी और वो लोग उसे उठाकर ले गए थे। मुझे इसका बेहद अफसोस था। उसके खुलूस ने मुझे मुतासिर किया था। बगैर किसी लालच के उसने मेरी मदद की थी। अगर वो मेरी मदद न करती तो भारत की सरहद पार करने में मुझे मजीद दुश्वारियां पेश आ सकती थी। बसंत कौर किसी वजह से मेरे साथ आने पर बजिद थी। अगर वो मेरी बात मानकर लाखों रुपए की ये रकम लेकर किसी दूसरे शहर में चली जाती तो आराम से जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसका मुकद्दर ही उसे मेरे साथ यहाँ खींच लाया था और अब मैं उसकी मौत की दुआएं मांग रहा था। बेला और उसके आदमियों को मैं अच्छी तरह जानता था। रॉ इसराइली इंटेलिजेंस के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी। उसके मेंबर इंसान नहीं, दरिंदे थे। उनकी बर्बरियत का मुजाहिरा तो मैं खुद कई बार देख चुका था। वो बसंत कौर का जो हशर करेंगे उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ था और इसलिए मैं उसकी मौत की दुआएं मांग रहा था ताकि वो इस अजाब से बच जाए। जगत सिंह नामी जो शख्स हमारे साथ आया था उसके बारे में फिलहाल कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। वो हमसे आगे था। भारतीय सिक्योरिटी वालों ने खेतों में अंधाधुंध फायरिंग की थी। हो सकता है किसी गोली ने जगत सिंह का भी खात्मा कर दिया हो और उसकी लाश खेतों में कहीं पड़ी हो, या मुमकिन है वो बचकर बहुत दूर निकल गया हो। मैं चंद मिनट वहां खड़ा रहा और फिर तेजी से एक तरफ चलने लगा। मेरे चलने से पौधों की सरसराहट की आवाज दूर तक फैल रही थी। तकरीबन 2 गज का फासला तय करने के बाद मैं रुक गया। यहाँ टाली के चंद दरख्त थे। यूं ही बिला सोचे समझे खेतों में चलते रहना खतरनाक हो सकता था। मैं दरख्तों के नीचे रुककर किसी रास्ते की तलाश में देखने लगा और फिर नीचे झुककर जख्मी पिंडली सहलाने लगा। गोली पिंडली की खाल छीलती हुई निकल गई थी। मैं वहां खड़ा इधर उधर देख रहा था कि दाईं तरफ कुछ फासले पर पौधों की सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक गया। मैं तेजी से एक दरख्त की आड़ में हो गया और गहरी नजरों से उस तरफ देखा। मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। एक आदमी खेतों से निकलकर खुली जगह पर आ गया और फिर इधर उधर देखता हुआ इस तरफ आने लगा। मैं टॉली के एक दरख्त के पीछे सांस रोक के खड़ा था। मैं गहरी नजरों से उस शख्स की तरफ देख रहा था। वो मुझसे चंद गज के फासले पर रुक गया। मैंने उसके हयूले से उसे पहचान लिया। वो जगत सिंह था। मैंने सरगोशी की, जगत सिंह? वो उछल पड़ा। कौन है? मैंने कहा मैं हूँ और मैं दरख्त की आड़ से निकल आया। बोला, ओह तुम? वो तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। बोला, मैंने तुम्हारी साथी की चीख सुनी थी, मैं तो समझा था कि तुम भी। मैंने कहा, मैं तो बस बाल बाल बचा हूँ। वो भी मरी नहीं, जख्मी हुई थी और वो लोग उसे उठाकर ले गए। जगत सिंह बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो मोना सिख था। ये सिखों का वो तबका था जो अपनी मजहबी अक़दार से बागी नजर आते थे। ये लोग दाढ़ी या सर के बाल नहीं बढ़ाते और दूसरी रिवायात की पाबंदी भी नहीं करते। जगत सिंह भी क्लीन शेव था और सर के बाल भी 1 इंच से ज्यादा बड़े हुए नहीं थे। उसने कहा, तुम अपने देश में पहुंच चुके हो, अब कहाँ जाओगे तुम? मैंने कहा, जाना तो मुझे कसूर की तरफ है, लेकिन ये जगह मेरी समझ में नहीं आ रही। वो बोला, कसूर तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम इस हालत में वहाँ नहीं पहुँच सकोगे। यहाँ से कुछ ही दूर एक छोटा सा गाँव है, कज्जियां। मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तुम भी चलो। रात गुजार कर जहाँ दिल चाहे चले जाना। मैंने कहा, वहाँ कौन है, कोई जानने वाला? वो बोला, हाँ, एक ठिकाना बना रखा है, आओ मेरे साथ। हम दोनों खेतों में पगडंडी पर चल पड़े। कज्जियां गांव का नाम मैंने भी बचपन में सुन रखा था, लेकिन कभी उस तरफ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। जगत सिंह बोला, कज्जियां से चंद मील आगे एक और बड़ा गांव ललियानी है। अपना हुलिया दुरुस्त करके कल दिन में किसी वक्त उस तरफ चले जाना। वहां से तुम्हें कसूर या लाहौर के लिए बस मिल जाएगी। मगर तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, कोई चोट लगी है? मैंने कहा, गोली पिंडली की खाल छीलती हुई निकल गई थी। ज्यादा तशवीश की बात नहीं है, मामूली सा जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगा। जगत सिंह ने कहा, बेपरवाही मत करना और अपना इलाज करवा लेना, बाज़ औक़ात मामूली सा जख्म भी पड़ जाता है। मैं जवाब देने के बजाय खामोशी से उसके साथ चलता रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद बाईं तरफ किसी बस्ती के मकान के हयूले से दिखाई देने लगे, लेकिन जगत सिंह ने रास्ता बदल दिया और बस्ती की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ चलने लगा। उस तरफ दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था। वो एक टीला था जिस पर टाली और पीपल के दरख्तों की बहुतात थी। हम खेतों से निकलकर जरा सा एक तरफ मुड़े तो दरख्तों के नीचे एक जगह लालटेन की रोशनी दिखाई देने लगी। लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्त दरख्तों के नीचे पड़ा हुआ था।
उसके बाईं तरफ 10 गज के फासले पर 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत थी। गोबर की बू हर तरफ फैली हुई थी। एक तरफ पानी का एक हैंड पंप भी लगा हुआ था और वो लालटेन एक दरख्त की खूंगी पर टंगी हुई थी। मुझे समझने में देर न लगी कि ये किसी जमींदार का डेरा है, लेकिन उस वक्त किसी जीरूह का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मगर जलती हुई लालटेन किसी की मौजूदगी की शहादत दे रही थी। हम दोनों तख्त के करीब रुक गए। जगत सिंह ने चंद लम्हे इधर उधर देखा, फिर सरगोशी में किसी को पुकारने लगा, बूटे बूटे, कहाँ हो तुम? मैं हूँ जगत। दूसरे ही लम्हे एक आदमी दरख्तों की आड़ से निकल कर सामने आ गया। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। वो लालटेन की रोशनी में पहुंचा तो मैंने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी। लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, गंजा सर। उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था। कुर्ते के बटन खुले हुए थे और गले में पड़ा हुआ तावीज नजर आ रहा था। बूटे ने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, बोला, ये कौन है? जगत सिंह ने कहा, अपना ही बंदा है, दूसरी तरफ से आया है, सुबह चला जाएगा। अगर हो सके तो अपने कपड़ों का एक जोड़ा इसे दे दो ताकि ये नहाकर अपना हुलिया दुरुस्त करे। वैसे तुम इसकी फिक्र मत करो, परेशानी की कोई बात नहीं। बूटे ने कहा, तुम इसे साथ लेकर आए हो तो मैं क्यों परेशान होने लगा। वो कंधे उचकाता हुआ 2 कमरों पर मुश्तमिल उस इमारत की तरफ चला गया। जगत सिंह ने कहा, चलो कपड़े उतार कर पंप के नीचे बैठ जाओ, मैं हैंडल चलाता हूँ। मैं कुछ झिझका, मगर मैंने अंधेरे से फायदा उठाने का फैसला किया और बैग तख्त पर रख कर कपड़े उतार दिए और हैंड पंप के नीचे बैठ गया। जगत सिंह पंप का हैंडल चलाता रहा और मैं अपने बदन पर लिथड़ा हुआ कीचड़ धोता रहा। बूटा कमरे से एक धोती और कुर्ता भी ले आया। उसने पहले धोती मेरी तरफ उछाली। मैंने धोती लपेटकर उसके हाथ से कुर्ता भी लेकर पहन लिया और अपना बैग उठाकर उसे भी पंप के नीचे रख कर हैंडल चलाने लगा ताकि उस पर लगा हुआ कीचड़ साफ हो जाए। हम लोग एक कमरे में आ गए। बूटा बाहर दरख्त पर टंगी हुई लालटेन भी उतार लाया। उसने लालटेन कमरे के एक कोने में रख दी। उस कमरे में एक झिलंगा सी चारपाई के अलावा 2 साल खूरदा सी कुर्सियां भी थी। दूसरे कमरे का एक दरवाजा अंदर से भी था जो खुला हुआ था। उस कमरे में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही थी। ताहम सामने वाली दीवार के साथ लकड़ी की एक अलमारी भी दिखाई दी। बूटा दूसरे कमरे से एक थर्मस और 3 प्यालियां उठा लाया और थर्मस खोलकर प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। बूटे ने एक एक प्याली हमारी तरफ बढ़ाते हुए जगत सिंह से पूछा, वो लोग अभी तक नहीं आए, क्या प्रोग्राम है? जगत सिंह ने कहा, गड़बड़ हो गई है, वो लोग आज नहीं आ सकेंगे। बेदियां वाली की तरफ किसी जगह फायरिंग शुरू हो गई थी। मेरा ख्याल है ट्रक वापस चले गए होंगे। मैं तो मौका पाकर निकल आया। इस बंदे को इस तरफ पहुंचाना था। इसकी साथी बॉर्डर पर जख्मी होकर पकड़ी गई। पता नहीं उसका क्या हशर होगा। हम चाय पीते और बातें करते रहे। इस दौरान जगत सिंह ने यह भी बता दिया था कि वो 2-3 दिन के बाद सरहद पार वापस चला जाएगा। मैंने बेतकल्लुफी से उसे मुखातिब करते हुए कहा, अरे हाँ यार जगत सिंह, मेरे पास कुछ भारतीय करेंसी है जो अब पाकिस्तान में तो मेरे काम नहीं आएगी। वो रकम मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम इंडिया जाकर ऐश करना। मैं थैला खोलकर भारतीय करेंसी के बंडल निकाल कर उसके सामने रखने लगा। इतने बंडल देखकर उन दोनों की आंखों में चमक सी उभर आई। एक बंडल के साथ सोने का एक भारी लॉकेट भी थैले से निकलकर चारपाई पर गिर गया, जिसे मैंने जल्दी से उठाकर दोबारा थैले में डाल दिया। उन दोनों ने एक बार फिर मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जो रकम थैले से निकालकर उनके सामने रखी थी वो 5 लाख रुपए से कम नहीं थी। मुझे तो उनके सामने जबान ही नहीं खोलनी चाहिए थी। नोटों के ये बंडल खेतों में कहीं फेंक देता तो इससे निजात मिल जाती, लेकिन मुझसे एक संगीन गलती हो चुकी थी। उन दोनों की नजरें अब मेरे थैले पर लगी हुई थीं। बूटे ने मानी खेज अंदाज में कहते हुए थैले की तरफ देखा। बोला, इस थैले में क्या माल भरा हुआ है बाऊ? लगता है इंडिया में कोई लंबा हाथ मार कर आए हो। मैंने थैला पीछे हटाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बूटा साहब, ये इंडिया में मेरी हलाल की कमाई है, कई साल में जमा की है। अमृतसर में एक छोटा सा जुर्म सरजद हो गया, पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं ये करेंसी तब्दील करवाना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। अब ये मेरे लिए बेकार है। बूटे ने कहा, और इस थैले में क्या है? लगता है तुमने इंडिया में जेवर भी बहुत सारे जमा कर लिए हैं। मैंने कहा, कुछ जेवर खरीदने का मौका मिल गया था। मैंने थैला उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उन दोनों की नजरों को देखकर अब मैं अपने लिए खतरा महसूस कर रहा था। बूटे ने कहा, अच्छा भाई, खुश रहो, तुमने ये रकम हमें दे दी है, बड़ी मेहरबानी है, याद करेंगे तुम्हें। अब रात काफी हो चुकी है, मैं तो सोने जा रहा हूँ और मेरा मशवरा है कि तुम लोग भी सो जाओ। वो उस चारपाई पर लंबा हो गया। जगत सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम उस कमरे में सो जाओ, मैं यहीं बूटे के साथ टिक जाता हूँ। मैं उठकर अंदर वाले कमरे में आ गया। झिलंगा सी चारपाई पर खेस बिछा हुआ था। मैंने बैग को सरहाने के नीचे रख लिया और लेट गया। उस कमरे में लालटेन नहीं थी। दूसरे कमरे से मध्यम सी रोशनी जहां पहुंच रही थी। उन दोनों की बातों और नजरों के तबादले से मैं उनकी तरफ से कुछ मशकूक हो गया था।
मुझे अंदेशा था कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता था। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही मेरे दिमाग पर गनूदगी सी तारी होने लगी और मैं कोशिश के बावजूद अपनी आंखें खुली न रख सका। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया हूंगा कि आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई और फिर मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। बूटा बीच वाले दरवाजे में खड़ा था और जगत सिंह मेरी चारपाई के करीब सरहाने की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मैंने सांस रोक लिया और फिर बड़ी तेजी से दोनों टांगे समेटकर पूरी कुव्वत से जगत सिंह के सीने पर रसीद कर दी। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया और लड़खड़ाता हुआ बीच वाले दरवाजे में खड़े हुए बूटे से टकरा गया। मेरी ये हरकत उन दोनों के लिए कतई गैर मुतवक्के थी। वो तो ये समझ रहे थे कि मैं गहरी नींद में हूंगा और वो मेरे सरहाने के नीचे से थैला निकाल लेंगे। इसमें शुबा नहीं कि मैं सो गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मामूली सी आहट से भी आंख खुल गई थी। दरअसल पिछले 6 महीनों के दौरान मैं जिस किस्म के हालात से दो चार रहा था, उससे मैं बहुत मोहतात हो गया था और ये मेरी छठी हिस्स ही थी जिसने मुझे नींद में भी खतरे से आगाह कर दिया था। मैं उछलकर चारपाई से उतर गया, तकिए के नीचे से थैला निकालकर उसका स्ट्रैप हाथ में लपेटा और उन दोनों की तरफ छलांग लगा दी। वो दोनों अभी संभल नहीं पाए थे। मैंने जगत सिंह को एक जोरदार लात रसीद कर दी। वो बूटे को साथ लेता हुआ दूसरे कमरे के फर्श पर गिरा। गिरते हुए बूटे का सर एक कुर्सी से टकरा गया। उसके मुंह से पहले हल्की सी चीख निकली और फिर एक मोटी सी गाली। जगत सिंह उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे एक और लात रसीद कर दी। इस मर्तबा उसका सर बूटे के सर से टकराया और उस वक्त दोनों के मुंह से बैक वक्त कराहें खारिज हुई। बाहर वाला दरवाजा बंद था। मैंने जंजीर गिराने के लिए हाथ बढ़ाया तो बूटे ने मेरी टांग खींचने की कोशिश की। मैंने घूमकर दूसरे पैर की ठोकर उसके थोबड़े पर रसीद कर दी। मैं यहाँ इस मुख्तसर से कमरे में उनसे महाजाराई नहीं करना चाहता था। ऐसी कोई कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। भारत में तो मैं मार धाड़ करता हुआ बच निकलने में कामयाब हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि अपने मुल्क में आते ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूं। मैंने पहले उन दोनों के पास पिस्तौल देखे थे और मुझे हैरत थी कि उस वक्त किसी ने पिस्तौल क्यों नहीं निकाला था। शायद ये सोचा होगा कि वो दो थे और मुझ पर काबू पा लेंगे। इस मर्तबा जगत सिंह ने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने सीधे हाथ में लिपटा हुआ थैला घुमा दिया। छन की आवाज उभरी, थैला उसके मुंह पर लगा और वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। मैंने जंजीर गिरा कर दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। कमरे से बाहर निकलते ही मैंने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। दरख्तों से निकलकर मैं खुली जगह पर पहुंच गया। आगे टिब्बे की ढलान थी। मैं उस तरफ दौड़ता चला गया। दफतन फजा फायरों की आवाज से गूंज उठी। बैक वक्त 3-4 गोलियां चलाई गई थीं, लेकिन मैं रुके बगैर दौड़ता चला गया। मेरे एक हाथ में थैला था और दूसरे हाथ से मैंने धोती संभाल रखी थी, जिसकी वजह से मुझे दौड़ने में दुश्वारी पेश आ रही थी। धोती भी सफेद थी और कुर्ता भी, और मुझे अंदेशा था कि तारीकी में चलाई जाने वाली गोली मुझे तलाश न कर ले। मैं बेतहाशा दौड़ता चला गया। मेरे जिस्म की तमाम तर कुव्वत टांगों में सिमट आई थी। मौत के फरिश्ते जब ताकुब में लगे हों तो बदन के हर हिस्से की कुव्वत टांगों में ही सिमट आती है। टिब्बे की ढलान खत्म हो गई। आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो दोनों भी फायरिंग करते हुए ढलान पर पहुंच चुके थे। मैं एक खेत में घुस गया और पगडंडी पर दौड़ता चला गया। फायरिंग अब नहीं हो रही थी। 5-6 खेतों का फासला तय करने के बाद मैं रुक गया और मुड़कर पीछे देखा। सिर्फ एक हयूला दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। मेरे ख्याल में वो बूटा था। वही इतने लंबे कद का मालिक था कि गेहूं की फसल में भी 3 फुट ऊपर को निकला हुआ था। मेरे सामने एक छोटी सी नदी थी जिसका पाट 3 फुट से ज्यादा नहीं था। मैं छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया और एक बार फिर पगडंडी पर दौड़ना शुरू कर दिया। वो लोग अब बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रात अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। तारीकी दम तोड़ने लगी थी और फजा में बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। मैं अब उस टिब्बे से बहुत दूर निकल आया था। बिलाखिर एक जगह टाली के दरख्तों के नीचे रुक गया। कुछ देर तक एक दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ा रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। मेरा सांस बुरी तरह फूल रहा था और मुंह से कफ बह रहा था। अपनी हालत को संभालने में 3-4 मिनट लग गए। मैंने कुर्ते की आस्तीन से होंठ पोंछे और अपनी पिंडली के जख्म का जायजा लिया। जख्म अगरचे ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस तरह बेतहाशा दौड़ने से खून रिसने लगा था। मैंने धोती का एक किनारा फाड़ कर जख्म पर पट्टी बांध ली और पैरों को देखने लगा। नंगे पैर दौड़ते हुए वो भी कीचड़ में लिथड़ गए थे। 15-20 मिनट गुजर गए। दिन की रोशनी अब फैलने लगी थी। मैंने उठकर अतराफ में देखा। सामने बहुत दूर कोई छोटी सी बस्ती नजर आई और जाहिर है मैं उस बस्ती का रुख नहीं कर सकता था, क्योंकि बूटा और जगत सबसे पहले मुझे किसी बस्ती में ही तलाश करेंगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बस्ती कौन सी है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैं ये भी नहीं जानता था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मैं एक बार फिर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। इस भाग दौड़ ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। पिछले कुछ अरसे के दौरान मैं जिन हालात का शिकार रहा था, उनमें सख्तियां उठाने का आदी हो चुका था।
मैं कई कई रातें जाग कर गुजार देता था, लेकिन आज न जाने क्या बात थी कि नींद मुझ पर गलबा पाने की कोशिश कर रही थी और मैं ज़ेर हुआ जा रहा था। दफतन एक आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। उस वक्त धूप फैल चुकी थी। मैं सर झटक कर इधर उधर देखने लगा। वो आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वो किसी ट्रैक्टर की आवाज थी। मैंने बड़ी एहतियात से उठकर अतराफ में देखा। वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो दाईं तरफ से आ रही थी। ट्रॉली पर पट्टे लदे हुए थे। उस ट्रैक्टर ट्रॉली का रुख मेरी ही तरफ था। मुझसे तकरीबन 50 गज आगे खेतों में एक कुशादा रास्ता था और ट्रैक्टर ट्रॉली उस रास्ते पर जा रही थी। ट्रैक्टर पर सिर्फ एक आदमी था जो ड्राइविंग कर रहा था। ट्रॉली पर ऊपर तक पट्टे लदे हुए थे। ड्राइवर के अलावा ट्रॉली पर कोई आदमी नजर नहीं आया। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। ये ट्रॉली यकीनन किसी मंडी में ही जा रही थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं उस वक्त कहाँ हूँ, लेकिन ये ट्रॉली मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा सकती थी जहां से मैं अपनी मंजिल का तयन कर सकूं। ट्रॉली अभी काफी दूर थी। मैं झुककर खेतों में चलता हुआ उस रास्ते के करीब पहुंच गया जहां से ट्रॉली को गुजरना था। मैं पौधों में छुपा बैठा रहा और ट्रॉली जैसे ही मेरे सामने से गुजरी, मैं खेत से निकलकर दौड़ता हुआ ट्रॉली के पीछे पहुंच गया। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। नीचे ऊपर रखे हुए गट्ठे रस्से से बंधे हुए थे। मैंने दौड़ते हुए रस्से को पकड़ा और उछलकर ऊपर चढ़ गया। चंद सेकंड के बाद ही मैं गट्ठों के ऊपर लेटा हुआ था। ड्राइवर को पता नहीं चल सका था कि कोई और भी उस ट्रॉली पर सवार हो चुका है। धूप अभी ज्यादा तेज नहीं थी। वैसे भी आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। सूरज कभी बादलों के पीछे छुप जाता और कभी सुनहरी किरणें चमकने लगती। रास्ता नाहमवार था। ट्रॉली को झटके लग रहे थे। मुझ पर एक बार फिर गनूदगी सी तारी होने लगी और मैं सो गया।